ओके, सो बच्चों, तुम सभी को पता है कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद हम लोगों ने LPG की जो पॉलिसी अपनाई, उसमें एक शब्द था G, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में हमने इंडिया के बाहर जाके सामान बेचना चालू किया और फॉरेन कंट्रीज से सामान खरीदना चालू किया। अब इस खरीदने में और बेचने में, क्योंकि इंडिया के सरहद क्रॉस करके आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में वो ट्रांजैक्शन को डील करना पड़ता था। तो अब उस पूरे प्रोसेस में कितना पैसा बाहर चला गया और कितना इंडिया के अंदर आ गया, इसके एक पूरे समेशन को हमने नाम दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द record, systematic record of all economic transactions between the residents of one country and the other countries over a period of 1 year. Please concentrate. हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के किए गए ट्रांजैक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो रुपयों में होते हैं क्योंकि दोनों इंडियन करेंसी फॉलो करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो दूसरी करेंसी में होते हैं, तो उसका अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज a record of all the economic transactions between residents of one country and the rest of the world. हम सब भारत के नागरिक हैं, so we are residents of India, और हमने अगर चाइना से कुछ खरीदा तो चाइना इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़ के। सो उसको हम एक जगह लिख लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ इसमें छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन की रेसिडेंट कौन, जो भी व्यक्ति किसी भी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह ले और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में हो, तो उसको कहते हैं रेसिडेंट। जैसे मैं इंडिया में आई एम डूइंग माई एंटरप्राइज, सो माई ब्रेड बटर इज़ फ्रॉम दिस कंट्री, सो आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। इसमें फर्म्स भी आती हैं, इसमें बिजनेसमैन भी आते हैं, कंपनीज भी आती हैं। सेकेंड डेफिनेशन विच फॉर 1 मार्क, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कोई भी कंट्री का व्यक्ति प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करे, वी कॉल इट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जो प्रॉफिट मोटिव के साथ किया जाए तो द बज़ वर्ड इज प्रॉफिट मोटिव। मेरी अगर कोई रिलेटिव हैं, वो इंडिया के बाहर रहती हैं, उन्होंने न्यू ईयर या क्रिसमस पे मुझे कोई गिफ्ट भेजा, तो क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज वन विच इज डन विद प्रॉफिट मोटिव, बट कंट्री टू कंट्री गिफ्ट्स आएंगे तो वो सब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्ल्ड में कहीं भी घूमने जाते हैं तो उनको वहाँ से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो इंडिया की ट्रेजरी में ला के दे देते हैं, क्योंकि वो उनको इन कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। ओके, खैर, तो ये ट्रांजैक्शन 4 कैटेगरी में बंधे होते हैं। एक विजिबल आइटम, जैसे ये कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इट्स अ विजिबल आइटम, तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड, इनविजिबल, जो सर्विसेज हैं, जो अदृश्य हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो सेकेंड कैटेगरी। थर्ड, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, इसमें कंट्री टू कंट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो गिफ्ट्स हैं वो सब इसमें आ रहे हैं। और कैपिटल ट्रांसफर्स में लोन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इस कैटेगरी को तो अपने को जानना ही चाहिए, बट आप ये वाला जो कंपोनेंट्स हैं इस पे आप फोकस कीजिए। सब लोग इस पॉइंट पे आ जाइए, कंपोनेंट्स ऑफ BOP। हाँ बच्चे, गुड आफ्टरनून, प्लीज़ वेट। तो कंपोनेंट्स में बच्चों पूरे कंसंट्रेशन से सुनिए, 2 कैटेगरीज हैं। एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिससे कंट्री की बैलेंस शीट पे कोई असर नहीं है, एसेट एंड लायबिलिटी के स्टेटस पे कोई असर नहीं है। बट दूसरा है कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, जिससे कंट्री की बैलेंस शीट हिल गई, एसेट या लायबिलिटी में चेंज आ गया। अब करंट अकाउंट में बैलेंस शीट नहीं चेंज हो रही, सिर्फ कंट्री की इनकम और एक्सपेंस चेंज हो रहा है। इसके 4 पार्ट्स हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड ट्रांसफ़र ऑफ इनकम। जिन्होंने आज तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा, बस अभी का सुन लें और कीवर्ड्स याद कर लें। बोलो मैंने क्या कहा? करंट अकाउंट में एसेट या लायबिलिटी स्टेटस चेंज होता है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर?
और एसेट एंड लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता। इसके कितने पार्ट बने हैं अपन ने? 4। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड ट्रांसफर ऑफ इनकम। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड पे आते हैं। ट्रेड का मतलब है गुड्स का खरीदना और बेचना। तो एक सेकेंड रुको, जस्ट वन थिंग, ये और मैं ज़रा सा रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन। करंट अकाउंट बता तो दिया, रिपीट कर लेती हूँ। करंट अकाउंट किसको कहेंगे? एनी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट of goods and services and unilateral transfers during a given period of time। कुछ भी नहीं किया, चारों कंपोनेंट जोड़ दिए। क्या किया हमने? एनी अकाउंट, एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको जोड़ तोड़ करके बोल देना, ज़्यादा उसका लोड मत लेना। तो ये उसकी डेफिनेशन है, 1 मार्क के लिए आ जाती है। अब मैं आ रही हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैंने चाइना से 10 कंप्यूटर खरीदे, इसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। मैंने वियतनाम को 50 कंप्यूटर बेचे, तो बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, आता ही आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नाउ बेटा, कभी कभी ये भी सरप्लस हो जाता है, कभी डेफिसिट हो जाता है और कभी ये इक्वल रहता है। सो एक्सपोर्ट यदि 1000 रुपये का है और इंपोर्ट यदि 800 का है, सो इट इज़ कॉल्ड सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिसिट भी हो जाता है कभी कभी कि एक्सपोर्ट अगर 100 है और इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है 140, तो ये डेफिसिट कहलाता है क्योंकि पैसे कम पड़ गए। एक्सपोर्ट करने से पैसे आते हैं, इंपोर्ट करने से जाते हैं, तो आपको कमी पड़ गई, पैसे कम पड़ गए। और बैलेंस तब कहलाता है आपने 100 रुपये के गुड्स एक्सपोर्ट किए तो 100 रुपये की इंपोर्ट भी कर लिए, तो ये बैलेंस हो गया। So balance of trade is the difference between export and import of goods, not services. Only tangible items, goods only. So balance of trade is the difference between export and import of goods. कितनी कैटेगरी हो सकती है बच्चों इसकी? 3। कौन कौन सी? ओके, बस ये इतना ही है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। तो सेम डेफिनेशन है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में क्या क्या आता है बेटू? बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, courier services, all these things come in services. Then unilateral transfers to and from abroad, कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र जो वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब होता है जिसमें आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। सो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में जैसे किसी कंट्री में एक्सेसिवली कोई बीमारी है या खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, वी आर ट्रांसफरिंग, इट इज़ कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। कभी सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, कोविड के टाइम एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को बहुत हेल्प किया। सो ऑल दीज आर कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनी मीन्स वन, यहाँ वन का मतलब है ओनली यू आर गिविंग, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सो इट इज़ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। वापस लौट के आओ, 3 पॉइंट्स हो गए, बताओ उन तीनों में से which one says goods are being purchased and sold, which is including banking, insurance service, BPO, LPO, purchase of computers, sale of COVID medicine, सब बैलेंस ऑफ ट्रेड। जहाँ गुड्स हैं बच्चों, ट्रेड जहाँ पर इनविजिबल चीज़ है वहाँ सर्विस, वो पहचानने को आता है एग्जाम में। ओके, रिसर्च, एनी रिसर्च गिवन बाय नासा टू इंडिया, बैलेंस ऑफ सर्विस। एनी इंश्योरेंस सर्विस वी हैव गिवन टू एनी कंट्री, कोरियर सर्विस, शिपिंग, परचेज ऑफ वॉर इक्विपमेंट, परचेज ऑफ फूड,
इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर आइटम्स, ठीक है। तो ये तुम कर लोगे। अब फोर्थ वाला, ट्रांसफर ऑफ इनकम। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस? ट्रांसफर ऑफ इनकम। बताओ भैया, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ इनकम? ट्रांसफर ऑफ इनकम। ट्रांसफर ऑफ इनकम, अरे क्या कर रहा भैया? ट्रांसफर ऑफ इनकम बोलो। When we invest in some other countries, we get rent, maybe dividend, or like if we invest in shares, we can get dividend. So that is like getting income from another country by investing something in that. That is known as income. ठीक, एग्जाम में बेटू अलग से इसका क्वेश्चन आता नहीं है, डोंट वरी। जब भी हम कहीं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें बदले में पैसे मिलते हैं। एज इन मैंने जाके ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग खरीद ली और किराए पे दे दी, तो मुझे बदले में क्या मिला? किराया। दैट किराया, रेंट कम्स इन दिस। मैंने यूएसए में जाके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीद लिए, तो मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे बदले में इंटरेस्ट मिला, तो ये जो मिल रहा है इट इज़ कॉल्ड इनकम। ओके, सो इनकम रिसीव टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से पैसा आ भी रहा है और बाहर को पैसा जा भी रहा है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ कैटेगरी। अच्छे से इसको तुम याद कर लो कि इसमें सारी चीज़ें वो हैं जिसमें कंट्री की एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही है। फॉर वंस एक बार दिमाग में देख लो, किसी को भी कम याद है तो कर लो। करंट अकाउंट के 4 पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों में से किस में एसेट कम हो रहा है? किसी में नहीं। चारों में से किस में लाइबिलिटी बढ़ रही है? चारों में से किस में इनकम बढ़ रही है? यूनिलैटरल ये इनकम रिसीव टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। चारों में से किस में हमारा खर्चा हो रहा है ऑन गुड्स? चारों में से किस में कमाई हो रही है थ्रू सर्विस? चारों में से किस में लाइबिलिटी बढ़ रही है? चारों में से किस में एसेट चेंज हो रहा है? किस में नेशनल इनकम बढ़ रही है? नेशनल इनकम 3 में से बढ़ सकती है। पहली ट्रेड, दूसरी, चौथी इनकम रिसीव। ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यू रिमेंबर दैट और नो? ट्रांसफर इनकम कब नेशनल इनकम में आने लगी? भूल गए क्या? अबे आगे पार्ट पीछे सपाट ऐसा मत करो यार कि तुम बेच खाए नेशनल इनकम को। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे आते हैं फटाफट। बताओ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कितने हैं? ये तीनों कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में से किस में कंट्री की इनकम बढ़ती है? किसी में नहीं। किस में खर्चा चेंज होता है? किसी में नहीं, क्योंकि इसमें असर होता है एसेट एंड लाइबिलिटी। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शन which affect the asset or liability status of the residents of the country and its government. Okay? बताओ इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट है। अब जरा इसके तीनों पार्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बोरोइंग एंड लेंडिंग। कोविड के टाइम हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेंड हो गई, तो हमने वर्ल्ड बैंक से 100 करोड़ का लोन ले लिया। तो उस साल तो पैसे आ गए, बट बताओ हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई कि नहीं? तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसमें कंट्री के एसेट या लाइबिलिटी पे असर हो जाए। तो उसका पहला एंड सबसे बड़ा कंपोनेंट है बोरोइंग एंड लेंडिंग, जिसमें हम फॉरेन कंट्रीज से पैसा लेते भी हैं और कभी अपने से भी छोटी कंट्री को पैसा देते भी हैं। तो ऑल दिस कम्स अंडर बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो इसके एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसे आते हैं। इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, एसेट बढ़ा या लाइबिलिटी चेंज हुई? लाइबिलिटी बढ़ गई। इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया, इंडिया ने श्रीलंका को जो लोन दिया था वो वापस ले लिया, एसेट कम हो गया। इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया था वो वापस कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है पहचानने को, डिफिकल्ट नहीं आता, इजीली समझ में आ जाता है। ओके, बोरोइंग एंड लेंडिंग के बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। आजकल क्योंकि ये बहुत भोग में है इसलिए इस पे क्वेश्चन आता है। फॉरेन कंट्री से जब भी इन्वेस्टमेंट आए
या वहाँ हम भेजें, इट इज़ कॉल्ड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा इसका वर्जन है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर क्या है? पहले वाला FDI लॉन्ग टर्म है। पहले वाला FDI 10% से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। किसी कंट्री में 10% से ज़्यादा शेयर्स में आपने उस कंपनी के इन्वेस्ट कर दिया तो इट्स कॉल्ड FDI। दोनों में से सिर्फ स्पेकुलेटिव मोटिव से जो किया जाए वो है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये 2-3 बातें याद रख लेना। FDI लॉन्ग टर्म होता है, 10% के ऊपर उस कंपनी में आप पैसा लगाते हो और ये स्पेकुलेटिव मोटिव से नहीं होता। जबकि FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये स्पेकुलेटिव होता है और ये 10% से कम का जनरली होता है। तो फॉरेन में पैसा भेजना और वहाँ से पैसा लाना बतौर इन्वेस्टमेंट, नॉट लोन, इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड FDI and FPI. ओके, एंड द लास्ट वन इस कैटेगरी में इज चेंज इन रिजर्व्स। ये मैं एक बार पूरा दोबारा समझा। चेंज इन रिजर्व्स, व्हाट डज दिस मीन? हमारी कंट्री में 2 पैरेलल बड़ी बॉडीज़ हैं। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक है हमारा सेंट्रल बैंक, द RBI। कोई बात नहीं, वेट। RBI जो है वो रिजर्व्स मेंटेन करता है अपने पास, क्योंकि RBI को नोट्स प्रिंट करने होते हैं तो हमेशा उनके पास गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व रहता ही रहता है। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड करती है उसको नोट करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 साइड होते हैं, लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी। एक में जितनी बार भी पैसे का आउटफ्लो होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जितनी भी चीज़ों से हमारे पास पैसा आता है उसको हम नोट करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर आप इमेजिन कीजिए आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे तो एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है ना, तो इट विल कम ऑन दिस साइड। आपने किसी भी कंट्री से कुछ भी लोन लिया तो पैसा इंडिया में अंदर आया, तो वो लोन टेकन भी यहाँ आया ऑन द इनफ्लो साइड। ऐसे ही आपने कोई कंट्री से कुछ इम्पोर्ट किया तो आपको पैसे देने पड़े तो वो आउटफ्लो हुआ, वो डेबिट साइड पे आया। ऐसे ही आपने कभी लोन का रिफ़ंड किया तो वो भी पैसा बाहर चला गया, वो डेबिट साइड पे आया। तो ये तो एक जनरल बात हो गई, बट एग्जांपल दे रही हूँ। एक साल ऐसा हुआ पैसा आया 1500 और पैसा आउटफ्लो होना था 1800, तो 300 रुपये कम पड़ गए, तो वो 300 रुपये कहाँ से आएंगे बताओ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के पास पहुँचा और उन्होंने RBI से रिक्वेस्ट किया कि आपके पास ये जो रिजर्व्स में पैसा रखा है, हमारी ही बॉडी है पर फिर भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें से हमें प्लीज़ 300 रुपये दे दीजिए। तो इस रिजर्व्स में से पैसे विड्रॉ हुए और यहाँ पर आ गए टू ब्रिज दिस गैप। तो इसलिए इसको भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में रखा गया, क्योंकि इससे एक तरह से कंट्री का एसेट कम हुआ। ये एसेट था और वो कम हुआ कि हमने अपने रिजर्व्स में से पैसे को विड्रॉ करके यहाँ पर रख लिया। तो इसको हमने कहा कि RBI ने अपने रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ कर दिया, वो यहाँ आया। ऐसे ही एग्जाम्पल चेंज करती हूँ। किसी साल ऐसा हुआ बेटा कि हमारे पास एक्सपोर्ट करके 2000 रुपये आ गए और हमें देने थे सिर्फ 1800, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा हो गए? तो हमने इसको किसी और को देने की बजाय RBI में ही रखवा दिया। तो इससे RBI के रिजर्व्स क्या हो गए? इंक्रीज इन रिजर्व। तो इसको भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना गया। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें क्वेश्चन आता है कि चेंज इन रिजर्व में से क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? RBI के
रिजर्व्स में से विड्रॉ होके यहाँ आना इज़ कॉल्ड इनफ्लो। और यहाँ पर क्या आएगा? आउटफ्लो यहाँ से, बट यहाँ पर इंक्रीज इन रिजर्व। इस बात को तुम समझो, ये लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। तो इसको देखो एक बार नोट्स में, जस्ट लुक इन द नोट्स। जो लोग इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं और पिछली बार उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, इतने शॉर्ट में उनके लिए इस चैप्टर को समझना थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि हमको कूद कूद के एक एक चीज़ पे जाना पड़ रहा है। हम पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसके सब पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें जिसने ये पढ़ा हुआ नहीं है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि ये टॉपिक कहाँ से कहाँ भाग रहा है। अभी हमने जो पढ़ा है वो है चेंज इन रिजर्व्स। जब हम आरबीआई के रिजर्व में से विड्रॉ करते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आता है, और जब हम एडिशन टू रिजर्व करते हैं तो वो बीओपी के डेबिट साइड पे आता है। इसको एक बार गो थ्रू कर लो। हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़े 3। कौन कौन से पढ़े बेटू? याद करो अभी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से पढ़े? बोरोइंग एंड लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड जिसमें एफडीआई एफपीआई पढ़ा, और चेंज इन रिजर्व। तीनों में से किस में लायबिलिटी बढ़ गई? लायबिलिटी, वो बोरोइंग वाला पॉइंट आएगा। तीनों में से किस में आरबीआई के रिजर्व्स कम हो गए? तीनों में से किस में इंडिया में फॉरेन से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आया? तीनों में से किस में हमने फॉरेन कंट्री में पैसा भेजा? भेजा का चलो ठीक है, तुम कंफ्यूज, इन्वेस्टमेंट के रूप में भेजा, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। ऐसे इसको याद करो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तभी आगे बढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तुम याद करो, तभी आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा फिर से कंपोनेंट सब बूझो तो जाने। कितने आइटम्स तुम्हारे सामने देख रहे हैं? 4 और 3। किसमें एसेट एंड लायबिलिटी चेंज होगी? किसमें इनकम एंड एक्सपेंस चेंज होगा? किसमें आरबीआई, इन सातों में से किसमें आरबीआई का रिजर्व कम हो गया? किसमें हमने श्रीलंका को लोन दे दिया? किसमें हमने इंडोनेशिया को दिया लोन वापस ले लिया? बोरोइंग एंड टू एंड फ्रॉम, बट इसमें हमारा हमने वापस ले लिया पैसा। किसमें हमने 100 बेड एक्सपोर्ट किए? किसमें हमने रिसर्च की हुई सर्विसेज ली? किसमें हमने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया? किसमें हमें वहाँ से डिविडेंड मिला? ट्रांसफर ऑफ इनकम। ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में से किसमें एसेट में चेंज आता है? किसमें नेशनल इनकम में चेंज आता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से सभी लोग पहचानेंगे और बताएंगे। मैंने तुमसे कहा कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इधर इनफ्लोज हैं और इधर आउटफ्लो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ लिखूं? ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। परचेज ऑफ 100 कंप्यूटर्स, लोन गिवन टू चाइना, लोन प्रोक्योर्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टेड इन इंडिया, वी इन्वेस्टेड इन अ जर्मन कंपनी, विथड्रॉवल फ्रॉम रिजर्व्स, क्योंकि आरबीआई से विड्रॉ के यहाँ आए तो बीओपी के एंगल से इधर ही आएंगे। एडिशन टू रिजर्व्स, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में। इनफ्लो इज 1400, आउटफ्लो इज 1000, व्हाट इज इट? बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट? आउटफ्लो is 1400, inflow is 1400. Outflow is 2000, inflow. तो ये सब तो तुम बता पा रहे हो, इसमें से इतने इजी क्वेश्चन ही आएंगे, टफ नहीं आएंगे। अब थोड़े से वापस बेसिक्स पे आ रही हूँ। ये सब तुमसे बन जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है।
अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, autonomous and accommodating items. I am giving you 2 minutes, you revise from the notes, then I will discuss. Autonomous and accommodating items. Okay बेटू, कर लिया रिवाइज autonomous and accommodating? कर लिया बच्चों रिवाइज? अब सुन लो इसको, पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. I'll take 5 minutes. Autonomous और accommodating सुन लो बच्चों. हम लोग अपना BOP बना रहे थे, तो जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बना तो हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो में हमने कुछ कैटेगरी में चीज़ें लिखी. यहाँ 100 फॉरेन एक्सचेंज का 100 का इनफ्लो हुआ, फिर 200 का इनफ्लो हुआ, 300 का इनफ्लो हुआ, बट आउटफ्लो होना था 1000 का. तो ऐसी स्थिति में बताओ डेफिसिट आ गया या सरप्लस? हमारे पास आउटफ्लो देना है 1000 के पेमेंट्स करने और पैसा आ कितना रहा है 600. कितने का डेफिसिट हो गया? तो जब हमको ये डेफिसिट दिख गया तो मजबूरी में हम क्या करेंगे बताओ? हम क्या करेंगे? हम कहीं से या तो लोन लेंगे, हाँ या ना, या मजबूरी में RBI से रिजर्व्स को विड्रॉ करेंगे. तो ये वाले जो आइटम्स हैं जो हमें सिर्फ इसलिए लेने पड़ गए जो क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया, तो उनको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स. ये वाले जो ऊपर के आइटम्स थे इस लाइन के पहले जो हो गए थे वो ऑटोनॉमस आइटम्स थे. ऑटोनॉमस आइटम का मतलब होता है वो किसी चीज़ से लिंक्ड नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है. जैसे हमने कुछ खरीदा तो पैसा बाहर चला गया, कुछ गुड्स हमने बेचे तो हमें पैसे मिल गए, ये सब ऑटोनॉमस है. बट जब कमी हो गई तो मजबूरी में हमें जो ट्रांजैक्शन करना पड़ा उसको कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स. अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम्स which are undertaken to cover a deficit in the above items. तो पहले कौन से आइटम्स को हम कंसिडर करते हैं? ऑटोनॉमस. कुछ खरीदना, कुछ बेचना, ऑल दिस कम्स अबव. व्हेन यू डू द बैलेंसिंग एंड देन यू सी कि पैसे कम पड़ गए तो मजबूरी में आप जो ट्रांजैक्शन कहते हैं उसे क्या कहते हैं? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. सो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन वो हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ द BOP किए गए हैं. बट जब BOP में कमी पड़ जाए तब जो ट्रांजैक्शन करने पड़े उनको कहते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. इसमें लोन लेना और देना सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं. ये एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है. अभी तक ऊपर से नीचे तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है. तो आप इसको हाई इम्पॉर्टेंस दे के पढ़ें. ना समझ में आए तो याद कर लें. टू दैट एक्सटेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग. ऑटोनॉमस सुन लीजिए, those international economic transactions which are done with some economic motive like profit maximization. Okay, and autonomous items independent होते हैं, इनको BOP से कोई मतलब नहीं होता, ये पहले होते हैं. That's why they are called above the line items. ये करंट अकाउंट भी हो सकते हैं लाइक गुड्स खरीदना बेचना, ये कैपिटल अकाउंट भी हो सकते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जैसे लोन लेना देना. बट जब समस्या खड़ी हो जाती है और एडजस्टमेंट करने की सिचुएशन आती है तब जो किया जाए वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. नाम ही अकोमोडेटिंग का है, किसी चीज़ को एडजस्ट करना. सो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर दोज विच आर मेंट टू करेक्ट अ डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनॉमस आइटम. पहले कौन हो गए? ऑटोनॉमस. उनमें कमी हो गई तो क्या हो गए? अकोमोडेटिंग. तो ये बाद में होते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स and autonomous is called above the line items which are dependent on BOP. accommodating क्योंकि उसको ठीक करने के लिए किए हैं. which are without relation to BOP, autonomous, which generally include taking a loan. और accommodating क्योंकि लोन लिया ही इसलिए क्योंकि पैसे कम पड़ गए. ऑल राइट, आप इसको लर्न कर लीजिए. LEARN, लर्न. ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग. ओके, वो आ जाएगा तो आपको उसका डिफरेंस भी आ जाएगा. बैलेंस ऑफ ट्रेड हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये नीचे ऑलरेडी रिपीटेड है. अब ये एक छोटी सी चीज़ और बता दो. टेल मी दिस.
ये भी आप वैसे पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर भी ये आपका पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बताइए इसका पहला पार्ट मैंने क्या सिखाया आपको? करंट अकाउंट। दूसरा क्या पढ़ाया? कैपिटल अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन? 3। करंट अकाउंट में कितने? 4। करंट अकाउंट का पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, इसका पहला बच्चा बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में 500 रुपये का डेफिसिट हो गया। यहाँ सब चीज़ें पॉजिटिव थी, सब में पॉजिटिव बैलेंस था, पैसा इंडिया में आया ही आया था। बस एक जगह डेफिसिट था, बट ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या संभल गया? तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट हो भी जाए तो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल पॉजिटिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे आइटम हैं। बट आपके सारे आइटम नेगेटिव में हो जाएं और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट ही नेगेटिव हो जाए तो क्या इतना सा बैलेंस ऑफ ट्रेड उस बड़े डेफिसिट को संभाल पाएगा? नहीं। समझ में आया क्या बोला? कुछ लोगों को आया, कुछ को नहीं आया। आई विल रिपीट। ये इतना बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें 7 आइटम्स हैं, 4 इधर 3 इधर। इसमें से एक नेगेटिव हो भी गया कि पैसा का आउटफ्लो हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी संभाल लेंगे और बीओपी अभी भी पॉजिटिव हो सकता है। बट अगर बीओपी ओवरऑल ही नेगेटिव हो गया है तो अकेला पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड संभाल पाएगा क्या? नहीं संभाल पाएगा। विच इज द बिगर फिगर? विच इज अ पार्ट ऑफ द अदर? बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो बस इतना ही इसमें इनफ था। अब ये आपके कोर्स में से वो तो हट ही गया है कि डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कैसे करते हैं, तो बस आपको टाइप्स ऑफ बीओपी पता रहे तो इतना इनफ है। बहुत ही छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस अभी मैम आपके साथ करेंगे, सर डिस्कस करेंगे, तो आप कर लीजिएगा ये बैलेंस, सरप्लस और ये सब। ओके, ओवरऑल इतना पढ़ना इनफ है जो हमने अभी पढ़ा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।